Hello everyone, welcome back to all of you on my YouTube channel अचल पांडे आरा पिरोटा। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियों का एक समग्र अध्ययन करेंगे। और इससे पहले मेरे द्वारा आप लोगों तक हिमालयी नदियाँ जिसमें कि सिंध नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को आप लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। तो आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को समग्रता से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैं सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को समझाने का एक प्रयास करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती हैं, कुछ नदियां अरबियन सी में अपना पानी गिराती हैं, कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कि किसी बड़े सागर में मिलती ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और सारी नदियों को समझें। और जो लोग नया हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तब ना समझ में आएगा ये सारी नदियों की जो भी डिटेल्स हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि कौन सी नदी है जो कौन कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा रही हैं, कौन कौन सी नदियाँ अरबियन सी में पानी गिरा रही हैं, कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काट रही है। बहुत सारे रोचक तथ्य हैं। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि किसी बड़े उसमें समुद्र में जा ही नहीं रही हैं, तो आखिर वो अपना पानी कहाँ गिरा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ सबसे पहले देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा का जल होता है। गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। इस प्रकार की नदियाँ प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। वहीं हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा वाहिनी होती है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष पानी रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा जल दोनों होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो स्रोत है वो सिर्फ वर्षा होता है। यहाँ पे हम प्रायद्वीप और बे को भी एक समझाने का प्रयास करूँगा, जिसको कि पेनिनसुला बोलते हैं प्रायद्वीप को। तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ाव रखता है। वहीं अगर हम खाड़ी की बात करें, बे हिंदी में खाड़ी को बे और इंग्लिश में और गल्फ दोनों बोलते हैं। तो समुद्र का वो भाग जो स्थल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा 3 ओर से स्थल से घिर जाता है, उसे खाड़ी कहते हैं। इन दोनों टर्म का यूज अभी आगे आएगा। बहुत बार हम पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे या खाड़ी बोलेंगे। तो आप लोग को ये टर्म पक्का पता होना चाहिए कि धरातल का वो भाग जो किसी बड़ी जलराशि से 3 तरफ से घिर जाए। एज वी नो दैट हाफ ऑफ द इंडिया इज ऑलमोस्ट पेनिनसुला। अच्छा, यहाँ पे हम अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा है, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले चलिए प्रारंभ करते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों का एक बार क्रम देखते हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। एक बार फिर, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम देखें तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेगई, ताम्रपाणी। एक फिर से, दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, महानदी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेगई, ताम्रपाणी। तो ये है अरब सागर में गिरने वाली नदियों का क्रम ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ। वहीं जहाँ जो ये दामोदर नदी है, वैसे ये तो हुगली में जाकर मिल जाती है, और वो हुगली नदी अपना जाकर के गंगा सागर के पास अपना पानी गिराती है। वैसे ये ट्रिब्यूटरी है, लेकिन हमने आप लोग को इसके साथ ही समझाने का प्रयास किया है, चूँकि पूर्व साइड वाली सारी नदियाँ एक साथ हम देखेंगे। वैसे मैं पिछले वीडियो में भी दामोदर नदी के बारे में आप लोगों को बता दिया है। तो ये है एक क्रम, इसमें हम देखेंगे का उद्गम स्थल कहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमने डेल्टा और एस्चुरी दोनों बनाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेल्टा जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। वो लंबी रूट की नदियाँ होती हैं, लंबी धारा की नदियाँ होती हैं, और वो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और वो अवसाद इकट्ठा कर देती हैं अपने मुहाने पर, तो डेल्टा का निर्माण होता है। वहीं एस्चुरी अरबियन सी में, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बनाती हैं, जो कि छोटी लेंथ की नदियाँ होती हैं औसतन, और उनका फ्लो जो है
बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तीव्र ढाल से अपना पानी गिराती है। अरेबियन सी में बहुत तीव्र ढाल है और वो अवसाद इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, और जो भी थोड़ा बहुत अवसाद लेकर आते हैं वो उनके तीव्र ढाल पे काफ़ी गति से आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो एस्चुरी यानी कि नदी मुहाना का निर्माण करती है। ये बेसिक डिफरेंस है। वहीं अगर हम भ्रंश घाटी की बात करें तो धरातल पे कालांतर में दाब ताप या किसी टेक्टोनिक गतिविधियों के द्वारा अगर कहीं भूमि दब जाए और बाकी अगल बगल वाला दो भाग उठ जाए तो उसको हम भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम नदियों का क्रम एक बार देखते हैं, इनके डिटेल्स में देखते हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले लूनी नदी, उद्गम स्थल आरावली पहाड़ी, अजमेर राजस्थान, बहाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात और रन ऑफ कच्छ। विशेषता, यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। वहीं साबरमती नदी को देखें तो उद्गम स्थल उदयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलती है। बहाव क्षेत्र राजस्थान गुजरात खंभात की खाड़ी, और इसकी विशेषता देखें तो अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। हम इन सारी नदियों को, जो भी महत्वपूर्ण शहर है, हमने इसमें डालने का प्रयास किया है। एग्जामों में पूछता है कि कौन सी नदी, कौन से शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अगर हम एक बार लूनी नदी को देखें तो देखिए, लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि किसी समुद्र में, किसी सागर में जाकर के नहीं मिलती है। ये रन ऑफ कच्छ में गुजरात में जाकर के उसी में समाहित हो जाती है। एक बार फिर से, लूनी नदी है जो किसी बड़े सागर में जाके नहीं मिलती है। महानदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही एक पार्ट है। विशेषता, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार फिर से, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिम ढाल मध्य प्रदेश से निकलती है। बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात खंभात की खाड़ी 87% महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, 1.5% महाराष्ट्र में और 11.5% गुजरात में। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहलाती है ये नदी। यह नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ज्वार नदी मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्या और सतपुरा पहाड़ी से के मध्य में ये नदी बहती है। नर्मदा और सोन ऐसी नदियां हैं जो कि एक ही स्थान से निकलती है लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर नर्मदा नदी के तट पे अवस्थित है। मैंने बता दिया, जैसा कि ये नर्मदा नदी ब्लू कलर में दिखाया गया है, रेड कलर की जो विंध्या श्रेणी और ब्लैक कलर की सतपुरा श्रेणी जो इस पिक्चर में दिखाया गया है उसके बीच से बहती है, और ये भ्रंश घाटी के बीच से बहती है। भ्रंश घाटी क्या है हमने समझा दिया है। वहीं अगर ये बात करें, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा माउंटेन सीरीज नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, तो वो सतपुरा हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अभी आ जाए ताप्ती नदी के ऊपर। तो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात खंभात की खाड़ी। वंस अगेन, खंभात की खाड़ी इज द पार्ट ऑफ अरेबियन सी। विशेषता, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से 2 नदियां बहती हैं, ताप्ती और नर्मदा, और दोनों पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। यह भी ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर है। वहीं मांडवी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है, और बहाव क्षेत्र कर्नाटक, गोवा और अरब सागर। ये मांडवी नदी हो गई। मांडवी नदी को हम गोवा में महादई के नाम से जानते हैं, और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। वहीं अगर हम ज्वारी नदी की बात करें तो एक बहुत ही छोटी नदी है, ये सिर्फ गोवा से ताल्लुकात रखते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी नदी सिर्फ गोवा में बहती है, तो ज्वारी नदी सिर्फ गोवा में बहती है, गोवा से निकलती है और अरब सागर में अपना पानी गिराती है। तो ये हो गया लगभग जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ हमने देख लिया। ताप्ती हो गई, मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई। अभी आगे वाले हम स्लाइड में देखेंगे सारावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपुजा। ये भी काफ़ी छोटी छोटी नदियां हैं। इन नदियों में उतना कोई ज़्यादा इन नदियों का इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी एक बार फिर से बताना चाहूँगा, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, जो माही नदी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, और लूनी नदी किसी बड़े सागर में नहीं जाती है बल्कि रन और कच्छ में मिल जाती है। अभी आगे वाले स्लाइड में हम सारावती, गंगाबेली, पेरियार और भरतपुजा को देखेंगे। उनको भी हम एक एक करके उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एक बार फिर से, जो मांडवी नदी है इसको गोवा में हम महादई के नाम से जानते हैं, तो नो नीड टू कंफ्यूज। अभी यहाँ पे सारावती और गंगाबेली को हम देखेंगे तो ये कर्नाटक से निकलती हैं दोनों ही नदियाँ, और अरब सागर में मिल जाते हैं। इन नदियों का बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनका क्रम हमको जानना है, इसलिए हमने इनको भी दिखा दिया है। पेरियार नदी ये केरल से निकलती है। पेरियार नदी एक ऐसी नदी है साउथ इंडिया में जिसमें कि लगभग पानी हमेशा रहता है और अरब सागर में अपना पानी गिराती है। भरतपुजा, ये भरतपुजा पश्चिमी घाट वाली सबसे लास्ट की नदी है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। भरतपुजा पश्चिमी घाट में बहने वाली सबसे लास्ट, माने सबसे दक्षिण साइड में बहने वाली नदी है भरतपुजा।
ये केरल से ताल्लुकात रखती हैं, केरल से निकलती हैं और अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं। तो ये हुआ अरब सागर, अरबियन सी में गिरने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में अरबियन सी में गिरने वाली सारी नदियों का क्रम हमने देख लिया। तो एक बार फिर से अगर हम इनका क्रम देखें तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगाबेली, परियार, भरतपुजा। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले दामोदर नदी, उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार झारखंड, बहाव क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। विशेषता दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि दामोदर नदी हुगली की ट्रिब्यूटरी है। स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थल रांची का पठार झारखंड, बहाव क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बैतरणी नदी वहीं पे देखें तो उद्गम स्थल क्योंझर पठार उड़ीसा, बहाव क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। देखिए जो बैतरणी नदी है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है, ये एक नदी है जो सिर्फ उड़ीसा से ताल्लुकात रखती है। कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए झारखंड देगा या वेस्ट बंगाल देगा। तो एक बार फिर से बैतरणी नदी सिर्फ उड़ीसा से ताल्लुकात रखती है। वहीं जो स्वर्णरेखा जो नदी है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों ही स्टेट में बहती है। और स्वर्णरेखा का जो उद्गम स्थल ये रांची है, रांची के पठार से निकलती है। वहीं दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। तो ये हो गया। अभी अगले स्लाइड में हम आगे आने वाली नदियों को देखेंगे। ब्राह्मणी है, महानदी है। महानदी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल्स। और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो कि हम समझेंगे। चलिए तो ब्राह्मणी नदी, तो ब्राह्मणी नदी जिसे हम देख पा रहे हैं कि झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे। वहीं से अब ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर बैतरणी नदी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। वहीं महानदी को अगर हम देखें तो उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है और बहाव क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी। उड़ीसा के कटक शहर में ये अपना डेल्टा बनाती है। कटक शहर के पास जाकर के उसमें बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है। एक बार फिर से महानदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के 5 सबसे बड़ी नदियों में इसका स्थान है, 5वीं बड़ी सबसे बड़ी नदी है। और तेल नदी और जोक नदी महानदी की सहायक नदी है। एक बार फिर से तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये हो गया मोटा मोटा महानदी के बारे में और ब्राह्मणी नदी के बारे में जानकारी। अभी हम आगे गोदावरी को देखेंगे, विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स मतलब 1-2 क्वेश्चन इस नदी से पूछे ही जाते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो एक बार फिर से ब्राह्मणी नदी जो शंख नदी और कोयल नदी दोनों से मिलकर राउरकेला में ब्राह्मणी कहलाती है। वहाँ से आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। वहीं अगर हम महानदी को देखें तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अभी हम देखेंगे गोदावरी नदी, इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। एग्जाम में पूछता है, नासिक गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी ये बहाव क्षेत्र है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। वहीं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहीं अगर हम इसके सहायक नदियों को अगर देखें, ट्रिब्यूटरी को, तो बाएं तट से मिलने वाली पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। वैसे पेनगंगा, बेनगंगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर जनरली आस्क्ड इन एग्जाम। लेकिन वैसे पेनगंगा डायरेक्ट इसमें नहीं मिल करके पहले प्राणहिता में मिलती है, प्राणहिता इसमें मिलती है। और मंजिरा, मंजिरा एक ऐसी सहायक नदी है गोदावरी की जो कि दाएं तट से मिलती है। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो याद रखें मंजिरा गोदावरी की वो सहायक नदी है, एक सिर्फ सहायक नदी जो कि दाहिने तट से मिलती है। तो ये हो गया कुछ एक मोटा मोटा गोदावरी नदी के बारे में जानकारी। एक बार फिर से इसका गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन 4 स्टेटों से होकर के बहती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के अपना पानी गिराती हैं। एक उसके बाद चलते हैं हम कृष्णा नदी। ये महाबलेश्वर, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र से निकलती हैं। बहाव क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। विशेषता देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कोयल नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहते हैं। देखिए कोयल नदी कृष्णा की सहायक नदी, सबसे पहली दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है और मूसी नदी बाएं तट से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास से अब नदी अपना डेल्टा बनाती है, जैसे कि हमने यहाँ भी लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए। यहीं पर
विजयवाड़ा के करीब में ये अपना बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी हम सहायक नदी देखें तो भीमा नदी और मूसी नदी, ये दो नदी हैं जो कि 2 अक्षर में है, दाहिने तट से मिलते हैं। एक बार फिर से, भीमा नदी और मूसी नदी, सॉरी बाएं तट से और दाहिने तट से मिलने वाली नदियाँ कोयना नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंग और भद्रा दोनों मिलकर तुंगभद्रा कहलाती है। तो एक बार फिर से, कोयना नदी, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा दाहिने तट से मिलती है, और भीमा और मूसी जो कि 2 लेटर में सिर्फ है, भीमा और मूसी, ये बाएं तट से मिलती है, कृष्णा की सहायक नदी है। तो एक बार फिर से, बहाव क्षेत्र कृष्णा के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और जो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। वहीं अगर हम पेन्नार नदी को अगर देखें तो कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, बहाव क्षेत्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी देता है, पेन्नार नदी उसमें तेलंगाना में नहीं है, सिर्फ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2 ही स्टेट में इसका बहाव है, बंगाल खाड़ी अपना पानी गिराती हैं। वहीं कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये नदी विवाद में रही है, अभी भी इसका नदी जल विवाद चल ही रहा है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, नो नीड टू कन्फ्यूज। एक बार फिर से, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। और बैगई नदी तमिलनाडु से पाक की खाड़ी में, मतलब यानी कि तमिलनाडु, पाक की खाड़ी, मदुरई शहर बैगई नदी के तट पर, यानी कि देखिए यहाँ पे बैगई नदी साउथ इंडिया में पूर्वी घाट वाली नीचे से दूसरी नदी है जो कि पाक स्टेट में जाकर अपना पानी गिराती है। वही ताम्रपाणी नदी तमिलनाडु से निकलती है, लेकिन ये अपना मन्नार की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। अब हम यहाँ पे सारी नदियों को हम एक बार अच्छे से समझने का हमने प्रयास किया। प्रदीपीय भारत की नदियों को हमने देखा कि कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है, कौन सी नदी जो है कहीं बड़ी समुद्र में नहीं मिलती है बल्कि धरातल में ही समाहित हो जाती है, कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इन सारी चीज़ों का हमने समग्र अध्ययन किया। तो अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर लास्ट तक देखेंगे तो मेरा एक विश्वास है कि आप लोग को एक बहुत बड़े लेवल में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और नदियों से संबंधित हमने सारी चीज़ों को कवर कर दिया, भारत की पूरी नदियों को कवर कर दिया। आने वाले समय में मैं विश्व की भी सारी नदियों का 2-3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, और नदियों से आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, और लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी एक अच्छी सेटिस्फेक्शन फीलिंग हो और मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।